हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त स्मिथ प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं द केरला स्टोरी की रियलिटी के बारे में। द केरला स्टोरी आपने देखा होगा, इस मूवी के बारे में बहुत ही ज़्यादा बवाल हो रहा है। केरला के अंदर 54.73% हिंदू, 26.56% मुस्लिम और 18.38% क्रिश्चियंस रहते हैं। वैसे तो केरला भारत का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाला राज्य माना जाता था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि केरला की पीस आज खतरे में आ गई है? केरला में बीजेपी का ज़्यादा प्रभाव पहले से रहा ही नहीं। वहाँ क्रिश्चियंस की पार्टी केरला कांग्रेस, मुस्लिम की आईयूएमएलएम और हिंदू वोटर्स के सपोर्ट के साथ कांग्रेस पहले से ही गवर्नमेंट बनाती आई है। पर हाल ही में क्रिश्चियंस की पार्टी केरला कांग्रेस ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का साथ देने से सब बदल गया है। पर आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये चीज़ अचानक नहीं हुई, पर बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए जिससे ये सब हुआ। पहले क्रिश्चियंस रबर प्लांटेशन करते थे, तब वो काफ़ी अमीर हुआ करते थे। लेकिन आसियान ट्रेड एग्रीमेंट के तहत रबर के प्राइस गिरने लगे, जिससे क्रिश्चियंस वीक होने लगे। लेकिन तभी मुस्लिम मिडल ईस्ट से कमाकर अपनी फैमिली को पैसे भेज रहे थे, जिससे मुस्लिम और क्रिश्चियंस के बीच भेद बढ़ने लगा था। फिर 2010 में टीजी जोसेफ नाम के एक क्रिश्चियन टीचर के हाथ पीएफआई के मेंबर ने काट दिए थे और जगह जगह से ज़बरदस्ती कन्वर्जन के मुद्दे भी सामने आने लगे थे। लोकल चर्च ने भी लव जिहाद और मुस्लिम कन्वर्जन करा रहे हैं, ऐसे मुद्दे सामने आने लगे थे। 2021 में पुलिस चीफ टीपी सेन कुमार ने कहा, मुस्लिम का जो लाइफ बर्थ रेशियो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी हिंदू जो 54% है और क्रिश्चियन जो 28% है, तो ये मुस्लिम है वो आने वाले टाइम में इनको पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में आ जाएंगे, जिससे केरला की पीस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन उसी समय बीजेपी की केंद्र में सरकार थी, जिससे उसने एंट्री मारी और उसने उस एनजीओ पर जो फोर्सफुली कन्वर्जन करवा रही थी फॉरेन से फंडिंग लेकर, उस पर ईडी और सीबीआई की रेड्स करवा दी। तब केरला स्टोरी जो ये फिल्म है उसमें भी यही दिखाया गया है, जिससे हाल केरला की हालत ये है कि केरला के पॉलिटिक्स में रिलीजन, लव जिहाद, फोर्सफुली कन्वर्जन ये सभी मुद्दे भी आ गए हैं। जिस दिन केरला स्टोरी का ट्रेलर आया, तब से केरला के हाई कोर्ट में कई पिटीशन फिल्म को बैन करने के लिए डाली गई है। तब जस्टिस एन नागरेश ने और सोफी थॉमस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिल्म में जो 32,000 का आंकड़ा डाला गया है, उससे डायरेक्टर का इंटेंशन पर डाउट आ गया है। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमन सैंडी ने केरला असेंबली में एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें 2803 से 3300 तक लड़कियां कन्वर्ट की गई है, ऐसा उन्होंने बताया था। जिससे उन्होंने 10 साल का मल्टीप्लिकेशन करके इस आंकड़े को दिखाया है। लेकिन ये भी जानने जाए तो ये भी झूठ है, क्योंकि वो रिपोर्ट 2006 से 2012 तक का था। केरला में कन्वर्जन का मुद्दा नया नहीं है, ये 20 से 25 सालों से चला आ रहा है। अलग अलग कम्युनिटी एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। ये लव जिहाद शब्द भी वहीं से इन्वेंट हुआ था, जिससे ये मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी का है, ना कि हिंदू मुस्लिम का। आईएसआई और खालिस्तान जैसी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन भी यही चाहती है कि भारत में सब अंदर ही अंदर लड़ते रहे, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसमें कई बार ये भी चीज़ें सामने आती है कि सिर्फ 3 ही तो केस हुए हैं, इसमें इतना बड़ा क्या मुद्दा है। लेकिन असल में डेटा कुछ और ही बोल रहा है, क्योंकि मॉल में एक क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए भी सेल्समैन को सुबह से शाम तक सबको समझाना पड़ता है, तब जाके कहीं 1 या 2 क्रेडिट कार्ड बिकते हैं। तो ये बात तो एक पढ़े लिखी एडल्ट लड़के लड़कियों को आईएसआईएस ज्वाइन करवाने की बात है। अगर आपको कोई करोड़ रुपए भी दे दे तो आप जाके आईएसआईएस ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। इसके लिए कितने लोगों की टीम और कितने करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन पूरे देश में सिर्फ केरला को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? केरला के रिलेशन मिडल ईस्ट से 3000 बीसी से भी चले आ रहे हैं। वहाँ गल्फ कंट्री में काम करते हुए लोग ज़्यादा दिखेंगे, जिससे ये आतंकवादी संगठन गल्फ कंट्रीज से यहाँ घुसते हैं। आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, उनका एक अलग ही मोटिव रहता है। वो अपना एक अलग देश बनाना चाहते हैं जिसमें शरिया कानून फॉलो हो। ये लोग बाहरी देशों को जिसमें शरिया कानून फॉलो नहीं होता, उनके लोगों को काफिर मानते हैं। ये लोग जिस भी कंट्री को टारगेट बनाते हैं, वहाँ पहले एनजीओ के थ्रू घुसते हैं, जिससे
1994 में उन्होंने भारत में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट बनाया था, जो मुस्लिम के लिए लड़ेगी ऐसा बताया गया था। लेकिन इसका नाम समय समय पर आईएसआईएस के साथ जुड़ता गया, जिससे इस संगठन पर मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, जिससे इसका मर्जर कर 2006 में एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे हम पीएफआई कहते हैं, जो आरएसएस को काउंटर करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन ये तो इनलीगल प्रवृत्ति में ही जुड़ गई थी, जिससे उनके बीच एक काफ़ी वायलेंस भी हुआ था। उनके अलग अलग विंग भी थे, जैसे नेशनल वुमेन्स फ्रंट जो विमेंस के लिए काम करता था, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो स्टूडेंट के लिए काम करता था। ये लोग अपने नेटवर्क को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। उनका मेन मोटिव था इंडिया के लोगों को भटकाना, उनका फोर्सफुली कन्वर्जन करवाना और आईएसआईएस में ज्वाइन करवाना। एनआईए ने जब पीएफआई मेंबर यास्मीन मोहम्मद जहीद को पकड़ा तो उसके मोबाइल सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड के फॉरेंसिक जांच से यह डेटा, आईएसआईएस के कनेक्शन और वीडियोस भी काफ़ी सारे मिले थे, जिससे ये सही साबित हुआ कि उनका आईएसआईएस के साथ कनेक्शन था। केरला के कैथोलिक बिशॉप्स काउंसिल ने भी पीएफआई पर क्रिश्चियंस को फोर्सफुली कन्वर्जन करवाने के आरोप लगाए थे, जिसमें 4500 गर्ल्स को कन्वर्ट करवाया गया था, ऐसा उन्होंने बताया था। लेकिन 2009 में पहला कोर्ट केस फाइल हुआ था और यहीं से पहली बार लव जिहाद का नाम आया था। लेकिन 4 जुलाई 2010 को एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने केरला की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल दिया। न्यूमैन कॉलेज के प्रोफेसर टीजी जोसेफ को मार्च 2010 में एक क्वेश्चन पेपर बनाया था, जिसमें उन्होंने पीटी मोहम्मद को इंसल्ट किया था, जिससे केरला में बहुत ही ज़्यादा बवाल हुआ था और जिसके बाद पीएफआई के लोगों ने प्लानिंग के तहत टीजे जोसेफ के हाथ भी काट दिए थे। तब से कई हिंदू और क्रिश्चियन संगठन और मीडिया ने पीएफआई का नाम उठाया था कि वह आईएसआईएस के लिए काम करते हैं, जिससे उसी दिन पुलिस ने पीएफआई के एजेंट्स को पकड़ा था और उनके घर से आईएसआईएस के लिंक, कई वीडियोस, डॉक्यूमेंट, बारूद और बंदूक भी मिले थे। उनका अलकायदा से लिंक और 77 बैंक अकाउंट का आईएसआई से लिंक मिला था। एनआईए ने जब इन्वेस्टिगेशन पीएफआई पर स्टार्ट की तो उन्हें ये डॉक्यूमेंट मिले जिसमें 2047 तक भारत को एक इस्लामिक देश बनाने का उनका प्लान है। इंडिया में पीएफआई पर जब फंदा कसा गया तो आईएसआईएस की वेबसाइट पर पीएफआई के समर्थन में काफ़ी पोस्ट भी होने लगी थी और 1 करोड़ रुपए लगाकर पीएफआई का केस भी आईएसआईएस ने लड़ा था। द केरला स्टोरी फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस ने रोल प्ले किया है वो फातिमा ईसा वाला केस है। इस फिल्म का मेन मोटिव आईएसआईएस रिक्रूटमेंट पर अवेयरनेस जागरूक करने का होना चाहिए था, लेकिन यह बात अब गलत आंकड़ों पर आकर रुक गई है। लेकिन अभी भी मेन मुद्दा तो फोर्स कन्वर्जन का ही है, क्योंकि जब तक एक पुख्ता सबूत या डॉक्यूमेंट पीएफआई के एजेंट्स या ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास से न मिले तब तक यह सिर्फ एक नॉर्मल कन्वर्जन ही लगेगा। और भारत का संविधान भी एक एडल्ट को किसी भी धर्म को मानने की इजाज़त देता है। इसलिए फोर्स कन्वर्जन और ब्रेन वॉश को रोकना ही हमारा और भारत सरकार का मेन मोटिव होना चाहिए, क्योंकि इसको रोकना और इसको साबित करना बहुत ही कठिन काम है। और जो भी माता पिता यह वीडियो देख रहे हैं वो अपने बच्चों को इसके बारे में समझाए कि अगर कोई भी उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा उनको लगे तो वो तुरंत ही उनको आकर बताए, जिससे ऐसी घटनाओं को तुरंत ही रोका जा सके और आईएसआईएस जैसी खतरनाक प्रवृत्तियों को रोका जा सके। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला वीडियो आप किस पर चाहते हैं यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।